नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद आरके पर। आज की ये जो क्लास है वो हमारी प्रैक्टिस की क्लास नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि यूपी जीआईसी एग्जाम और यूपी जीडीसी एग्जाम की मेंस की ये मास्टर क्लास है और इसमें हम आपको सिखाएंगे कि आप किस तरीके से एक अच्छी आंसर राइटिंग कर सकते हैं। अब हाल ही में यूपी जीआईसी के रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं। बहुत से बच्चों ने स्क्रीनिंग एग्जाम को पास कर लिया है। यूपीपीएससी जीडीसी एग्जाम का रिजल्ट अभी आना बाकी है। तो अभी जिन भी बच्चों को लग रहा है या जिन्होंने अपना स्कोर कार्ड मैच कर लिया है और उनको लगता है कि वह स्क्रीनिंग परीक्षा में पास हो जाएंगे, तो यह वीडियो आज उनके लिए है कि स्क्रीनिंग से अब सिलेक्शन तक कैसे पहुंचे। और इस पूरे वीडियो में हम आपको स्क्रीनिंग से सिलेक्शन तक की संपूर्ण रणनीति के बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले आप क्या कीजिए कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप क्या कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो अब हम चलिए शुरू करते हैं। अब जो बच्चे स्क्रीनिंग एग्जाम पास कर लिए हैं वो ये ना समझे कि उन्होंने स्क्रीनिंग एग्जाम पास कर लिया है तो उनका सिलेक्शन हो गया है। क्योंकि स्क्रीनिंग एग्जाम केवल उन बच्चों को छांटना होता है जो आपसे पीछे हैं या जिनका ज्ञान आपसे कम है या जो इस परीक्षा के लिए अभी तैयार नहीं है। लेकिन स्क्रीनिंग एग्जाम में पास हो जाना ही आपका सिलेक्शन हो जाना है, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। अब आपने अगर स्क्रीनिंग एग्जाम को पास कर लिया है तो अब आपका जो मेन उद्देश्य होगा वो सिलेक्शन को प्राप्त करना होगा। और ये जो सिलेक्शन है ये आपके ज्ञान पे तो डिपेंड ही करता है और उसके साथ ही साथ इस पर डिपेंड करता है कि आप जब परीक्षा में अपनी कलम का प्रयोग करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। कि जब आपका कलम वहां पर उत्तर लिख रहा होगा तो वह उत्तर कितना खूबसूरत होगा, कितना सही होगा, उसकी संरचना कितनी अच्छी होगी। इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका मुख्य परीक्षा में चयन होगा या नहीं होगा। अब ज्ञान आपका है लेकिन मुख्य परीक्षा में उसका प्रदर्शन ही आपका जो है भविष्य लिखेगा। तो इसीलिए आज आप सभी हमारी इस क्लास में बने रहिए जिससे आप स्क्रीनिंग में ही ना रह जाएं, आप सिलेक्शन लेकर के बाहर निकले। तो सबसे पहले जब हम एग्जाम में जाते हैं तो हमको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर नहीं लिखना होता है। हमको यह सोचना होता है कि जब यह कॉपी हमारी जांची जाएगी तो उसको कौन जांच रहा होगा और उसको उस उत्तर में क्या चाहिए। तो सबसे तो पहले हमें एग्जामिनर की साइकोलॉजी को समझना है ना। और ये जो आपकी कॉपियां जाएंगी ये किसी बड़े प्रोफेसर के पास जाएंगी और उन्हीं के द्वारा इन उत्तर पुस्तिकाओं को जांचा जाएगा। तो जब भी एक बड़ा प्रोफेसर है वो क्या करता है, अपनी उत्तर पुस्तिका को जांचता है तो वो मुख्य चार बातों के आधार पर ही क्या करता है, आपकी कॉपी को चेक करता है। सबसे पहले वो देखता है कि आपने जो उत्तर लिखा हुआ है उसमें कितना एकेडमिक डेप्थ है, अकादमिक गहराई कितनी है। मतलब आपको विषय की गहरी समझ है या नहीं है, आपने मानक परिभाषाओं का प्रयोग किया है या नहीं किया है, आपको सिद्धांतों का ज्ञान है या नहीं है। उसके बाद अब मान लीजिए कि आप परिभाषाएं भी लिख रहे हैं और सही भी लिख रहे हैं लेकिन जो कंटेंट लिख रहे हैं उसका कोई मानक साक्ष्य नहीं है, तब भी आपका उत्तर गलत हो सकता है। तो इसीलिए जब आप परिभाषाएं लिखें तो विद्वानों के विचार लिखें तो उनका नाम दें, उद्धरण दें, तथ्य लिख दें और प्रमाण व उदाहरण के साथ अपने आंसर को लिखें। अब मान लीजिए आपको कॉन्सेप्ट का भी नॉलेज था, किसने क्या कहा आपके पास प्रमाण भी था। अब ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके पास ज्ञान होगा और मेरा मानना है कि आपने अगर स्क्रीनिंग का एग्जाम पास किया है तो नॉलेज आप सभी के पास है। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि प्रेजेंटेशन। अब आप ही में से जो लोग अच्छा प्रेजेंटेशन कराएंगे एग्जाम में उनका सिलेक्शन पक्का है। और जिनका मान लीजिए ज्ञान तो अच्छा था लेकिन वहां का प्रेशर नहीं झेल पाए, वहां का प्रेजेंटेशन जो था वो गड़बड़ कर दिए तो उनको सिलेक्शन होने में थोड़ी सी समस्या आ सकती है। तो अब प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि आप जब भी लिखें तो साफ सुथरा लिखें। जहां पर आवश्यकता है वहां पर डायग्राम और फ्लो चार्ट बनाएं। जहां पर आवश्यकता है वहां पर शब्दों के नीचे अंडरलाइन या शब्द को बॉक्स के अंदर कर दें। और उसके बाद आता है हमारा आखिरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्रासंगिकता और मौलिकता। कि भाई जो उत्तर आप लिखोगे, मान लीजिए उस उत्तर से रिलेटेड आपको क्या होता है कि बहुत अच्छी जानकारी है, या मान लीजिए कोई ऐसा प्रश्न आया जिसमें आप सबसे ज्यादा निपुण है, आपको महारत हासिल है और आपको उस विषय के बारे में इतना ज्यादा ज्ञान है कि मान लीजिए किसी और के पास है ही नहीं। लेकिन वहां पर आपको क्या करना है, आपको अपने ज्ञान पर संयम रखना है और वहां पर जो प्रश्न है उसकी मांग के अनुसार आप उत्तर लिखिए। मौलिक और तार्किक विचार रखिए और जो अनावश्यक बातें हुए उनसे बचने का प्रयास कीजिए। क्योंकि ये जो मेंस का एग्जाम होता है वहां पर परीक्षक आपके उत्तर को नहीं बल्कि आपकी योग्यता को जांचता है कि आपने किस तरीके से अपने उत्तर को प्रस्तुत किया है। अब आप लोग जब से स्क्रीनिंग का एग्जाम आपका पास हुआ है तब यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं कि हाउ टू राइट अ मेंस आंसर राइटिंग, हाउ टू राइट अ मेंस आंसर राइटिंग। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो मेंस की बात करते हैं तो हमारे देश के अंदर यूपीपीएससी,
यूपीएससी के द्वारा मेंस की परीक्षाएं कराई जाती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि इनके द्वारा जो मेंस की परीक्षाएं कराई जाती है ये प्रशासनिक परीक्षा होती है, और आपको जो भी गाइड मिल रहा है कि कैसे लिखें आंसर, वह इसी दृष्टिकोण पर मिल रहा है। लेकिन यह जो आपकी परीक्षा है वह अकादमिक परीक्षा है, इस बात को आपको विशेष ध्यान देना है। तो आपको क्या करना है, आप अगर वहां पर वीडियो देख रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपको जो अपना नजरिया है वह अकादमिक परीक्षा के हिसाब से रखना है, ना कि प्रशासनिक परीक्षा। अब प्रशासनिक परीक्षा में क्या होता है कि समस्या क्या है, कारण क्या है, सरकार क्या कर रही है, उसका व्यवहारिक समाधान क्या है। लेकिन जब आप अकादमिक परीक्षा के दृष्टिकोण से देखेंगे कि जो प्रश्न आया है उसकी मूल अवधारणा क्या है, विषय का मूल अवधारणा को स्पष्ट और गहराई से समझेंगे और समझाएंगे, उसके मुख्य सिद्धांत कारक कौन थे, विचारक कौन थे, इसके बारे में बात करेंगे। उस टॉपिक से संबंधित अगर कोई प्रमाणिक परिभाषा है मानक पुस्तकों के अनुसार तो उसका लेखन करेंगे। और आप वैज्ञानिक और साहित्यिक प्रमाण क्या है उसके बारे में बताएंगे, मतलब उदाहरण देंगे, आंकड़े और सिद्धांत देंगे, अध्ययन और उदाहरण। मतलब आप व्यवहारिक की जगह पर आप वैज्ञानिक और साहित्यिक प्रमाण देंगे, ठीक। तो अब इस और अब हम देखेंगे कि जो प्रश्न आते हैं, चाहे वो हमारे लॉन्ग प्रश्न हो या शॉर्ट प्रश्न हो या वेरी शॉर्ट, कहने का मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो गया, मध्यम उत्तरीय हो गया और लघु उत्तरीय हो गया। ये जो प्रश्न हम बता रहे हैं आपको, ये जीआईसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। जब आप यही जीडीसी का एग्जाम दे रहे होंगे तो वहां पर आपको दो तरीके के प्रश्न मिलेंगे, पहला आपका लॉन्ग हो जाएगा और दूसरा आपका शॉर्ट हो जाएगा। तो उसमें आपको लॉन्ग में लगभग 150 से लेकर के 200 या 250 तक आप लिखेंगे, और मेन तो माना जाता है कि अगर आपने 200 शब्दों में अपना आंसर खत्म कर दिया है तो बहुत अच्छा आंसर है। इसी तरीके से शॉर्ट को लेकर के उसमें जो आपकी वर्ड लिमिट है वो 125 शब्द है। अब हम जीआईसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको जो लॉन्ग आंसर लिखना है लगभग 250 शब्दों में लिखना है, जो शॉर्ट आंसर लिखना है वो लगभग 150 शब्दों में लिखना है, और जो आपका वेरी शॉर्ट होगा वो 50 शब्दों में लिखना है। तो अब ये जो तीन तरीके के प्रश्न आपकी मुख्य परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, तो इनके पीछे का कारण क्या है, क्यों पूछा जा रहा है, ऐसा क्यों नहीं है कि सारे वेरी शॉर्ट आ जाएं या सारे लॉन्ग आ जाएं। तो उसके पीछे का कारण ये हो सकता है कि भाई शॉर्ट जो क्वेश्चन आते हैं वेरी शॉर्ट, उसमें देख लिया जाए कि हाँ आपको एकदम एग्जैक्ट कॉन्सेप्चुअल नॉलेज कैसी है। और जो लॉन्ग के पीछे का होता है वहां पर होता है कि आप अपने प्रश्न को किस तरीके से देख रहे हैं, आपके देखने का दृष्टिकोण क्या है, आपके मन का मनोविज्ञान क्या है। इस चीज को जांचने के लिए ये प्रश्न बनाए जाते हैं। तो जब भी आप लॉन्ग आंसर दे रहे होंगे तो उसमें हमने आपको पहले भी बताया है और फिर से बता रहे हैं कि जो आपकी आंसर में तीन कैटेगरी में लिखना होता है। एक आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है, फिर उसके बाद आंसर का बॉडी पार्ट आता है, देन आपका कंक्लूजन आता है। अब इसमें किसका कितना रोल रहता है, तो जो आप इंट्रो लिखते हो उसका लगभग मान के चलिए आपका आंसर में 10% का रोल रहता है, और जो आप बॉडी पार्ट लिखते हो उसका आपका क्या होता है 70 से 80% का रोल रहता है। और आखिरी में जो आपका कंक्लूजन होता है उसका जो आपका रोल होता है वो 10 से 20% होता है। तो आपको अपना आंसर भी इसी तरीके से लिखना है, इसीलिए जब भी आप अपना इंट्रो शुरू करेंगे तो 2 3 4 मैक्सिमम 4 लाइन में आपको लिखना रहता है। इसी तरीके से जो आप अभी तक पूरा लिख करके आए हैं उसको कंक्लूड करना है तो उसे भी आपको मैक्सिमम 4 लाइन के अंदर कंक्लूड करना होता है। अब मेन बॉडी पार्ट की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि उस प्रश्न की क्या मांग है उसके हिसाब से आपको लगभग 180 से 200 शब्दों के बीच में आंसर को लिखना होगा, जिसके अंदर आप क्या करेंगे, 2 3 उपशीर्षक देंगे, शीर्षक देंगे, डायग्राम दे देंगे, फ्लो चार्ट बना देंगे, उदाहरण दे देंगे। अगर किसी विद्वान का कोई विचार है और प्रश्न में उसकी मांग है तो उसके बारे में चर्चा कर देंगे। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे मीडियम शॉर्ट्स क्वेश्चन कह लो कि उनकी जो शुरुआत होगी वो कैसी होगी। अब उसमें हम क्या करेंगे कि जो भूमिका में है अपना समय नष्ट नहीं करेंगे, सीधे हम पॉइंट पे आएंगे, बुलेट टू बुलेट पॉइंट में क्या करेंगे अपने विचारों को बिंदुवार लिखेंगे, और साथ ही साथ क्या करेंगे उसमें प्रासंगिक उदाहरण देंगे और अपने उत्तर को प्रभावी तरीके से लिखेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे कंक्लूजन लेकर के उस आंसर को समाप्त कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है कि जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जीआईसी के एग्जाम में पूछे जाएंगे उसमें आपको क्या करना है, जो भी प्रश्न पूछा गया है आप उसकी एक सटीक मानक परिभाषा दीजिए, एक दो विशेषताएं बता दीजिए। अगर थोड़ा सा समय है आपके पास तो आप एक उदाहरण या सूत्र दे सकते हैं। और इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसमें आपको हम डिटेल से बताएंगे। अब हम देखते हैं कि जो लॉन्ग आंसर आपको लिखना है उसमें जो आपकी भूमिका होगी वह किस तरीके से लिखी जाएगी, आपका जो बॉडी पार्ट होगा मुख्य भाग होगा उसको किस तरीके से लिखेंगे, और जो कंक्लूजन है उसको किस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर जब हम इंट्रो की बात करते हैं, भूमिका की बात करते हैं, तो आपको लगभग 20 से 25 शब्दों में इसको लिखना है। अब क्या लिखें, कि भूमिका लिखना है तो लिखें क्या। तो सबसे पहली बात है कि जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न से संबंधित एकदम संक्षिप्त में और सटीक परिभाषा दें, मतलब इधर उधर की कोई बात ना हो, एग्जैक्ट लिखें। उसके बाद जो भी परिभाषा लिखे वह मुख्य बिंदु की ओर संकेत कर रहा हो जो आपको बॉडी पार्ट के अंदर लिखना है, और उस उत्तर का जो दृष्टिकोण हो वह आपके प्रश्न के मांग के अनुसार होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि प्रश्न पूछा गया कि मानव संसाधन क्या है,
और इसके बारे में, इसके महत्व के बारे में बताइए, संगठन में इसका क्या महत्व है, इस तरीके से प्रश्न आया। तो आप जब इंट्रो लिखेंगे तो केवल आप क्या करेंगे, लिख देंगे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मानव संसाधन प्रक्रिया वह है जिसमें संगठन अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हुई तो मानव संसाधनों का प्रभावी उपयोग करता है। अब फिर आते हैं मुख्य भाग के अंदर। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आप मुख्य भाग पर आएंगे तो आप अपने मस्तिष्क में 3-4 सबटाइटल बना लेंगे, डायग्राम सोच लेंगे कि इसको किस तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है, किस तरीके से फ्लो चार्ट बनाया जा सकता है, और साथ ही साथ अगर उस विषय से संबंधित किसी विद्वान का कोई विचार है या कोई सिद्धांत उससे संदर्भित है तो उसको याद कर लेंगे। और उसके बाद जब आप आंसर लिख रहे होंगे तो वहां पर आप विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को अपनाएंगे, और अगर पॉसिबल है तो वहां पर आप उदाहरण जोड़ें, केस हिस्ट्री जोड़ें। तो ये उत्तर में क्या करता है, व्यवहारिकता लाता है और विश्वसनीयता लाता है, जिससे परीक्षक को पता चलेगा कि हाँ, आपको किताब के बाहर की दुनिया का भी ज्ञान है। अब लास्ट पार्ट जो हमारा कंक्लूजन है, तो अभी तक आपने भूमिका में, मुख्य भाग में जो भी कुछ बताया है, अब आप क्या करोगे, पूरे उत्तर का सार निष्कर्ष के थ्रू क्या करोगे, प्रस्तुत कर दोगे। इसमें क्या करोगे कि विषय का व्यापक निष्कर्ष दे सकते हो, यदि संभव हो तो भविष्य के संकेत या सुझाव भी आप दे सकते हैं। कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको कि अतः कहा जा सकता है कि प्रभावी मानव संसाधन प्रबंधन किसी भी संगठन की सफलता की रीढ़ है। तो इस तरीके से आप अपने लॉन्ग आंसर को ड्रा कर सकते हैं। अब जो मीडियम प्रश्न आने हैं आप में, उसको किस तरीके से लिखेंगे, उसमें आप सीधे शुरुआत करेंगे, उसके बाद मुख्य बिंदु लिखेंगे, उदाहरण लिख देंगे और संक्षिप्त निष्कर्ष दे देंगे। अब यहाँ पर याद रखने योग्य बातें क्या है कि आप सीधे मुद्दे को लिखेंगे, घुमावदार भूमिका से बचेंगे। और ये आपको लॉन्ग आंसर में भी करना है कि जब भूमिका लिख रहे हो तो उसमें बार बार वही बात नहीं लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब भी आंसर लिखें तो बुलेट्स का प्रयोग करें, उदाहरण दें तो वे प्रासंगिक होने चाहिए। और भाषा, भाषा पर आपको अपना विशेष ध्यान देना है, जो भाषा हो वह प्रमाणिक भाषा हो। और इन सब बातों में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको जो प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए जो समय है वो बहुत कम मिलेगा। तो ये जो समय है वो आपको 7 से 8 मिनट मिलेगा, और इसी में आपको अपना पूरा ज्ञान दिखाना है। अब बात कर लेते हैं हम जो हमारा वेरी शॉर्ट प्रश्न है, जिसको हमें 50 शब्दों में लिखना है। तो इसमें क्या करें, तो सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़ें, प्रश्न को समझें, मुख्य शब्दों को रेखांकित कर लें, प्रश्न का आशय समझ लें, विषय की सीमा तय कर लें। क्योंकि यहाँ पर बहुत जरूरी है कि आप विषय की सीमा को तय करें, तभी आप 4-5 लाइनों के अंदर उस विषय का सही से उत्तर लिख सकते हैं। अब मुख्य बिंदु को चुनें कि 2-4 आप मुख्य बिंदु चुन लें, अप्रासंगिक बातों को हटा दें और बिंदुओं को क्रमबद्ध रूप दें। ऐसा नहीं है कि जो बात पहले लिखनी चाहिए थी उसको आपने बाद में लिख दिया है और जो बाद में लिखना चाहिए था उसको आपने पहले लिख दिया। अब यहाँ तक आपको जितना भी कार्य है वो आपके मस्तिष्क में करना है। फिर अब आपको क्या करना है, संक्षिप्त उत्तर लिखना है। अब इस उत्तर की जो भाषा हो वह सरल हो, स्पष्ट हो और सीधे शब्दों में लिखें। अब हम बात करेंगे कि जब हम उत्तर लिख रहे हैं तो उस समय हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात है कि उत्तर की संरचना, बेसिक फॉर्मेट। ये आपको जब भी आंसर लिखना है तो आपको सबसे पहले ही दिमाग में बिठा लेना है कि अगर लॉन्ग आंसर है तो आपको क्या भूमिका लिखनी है, उसका बॉडी पार्ट क्या होगा और क्या कंक्लूजन लिखना है। मतलब ये आपको स्ट्रक्चर बना के ही चलना है कि हमको अपनी आंसर में भूमिका, मुख्य भाग और निष्कर्ष देना ही देना है। उसके बाद प्रस्तुत को बेहतर बनाने के उपाय क्या हो सकते हैं, आप शीर्षक शीर्षक को उपशीर्षक में बांटें, इस तरीके से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद जहां पर आवश्यक है वहां पर आरेख बनाएं, तालिका बनाएं, फ्लो चार्ट का प्रयोग करें। फिर आप उदाहरण दे सकते हैं, तथ्यों को दे सकते हैं, जिससे आपका उत्तर क्या होगा, मजबूत बनेगा। फिर नंबर 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको शब्द सीमा का ध्यान रखना है ना, तो आपको बहुत ज्यादा शब्द लिखने हैं, बहुत ज्यादा कम लिखने हैं। अब मान लीजिए आपको बोला गया है कि आप 125 शब्दों में अपने उत्तर को समाप्त कीजिए, तो आप हो सकता है तो उसको 110 शब्दों में खत्म कर दिए हैं, तो ये सही है। अब मान लीजिए वो 130 शब्द हो गया है, तो इसका मतलब यह है कि वो गलत नहीं है, सही है। लेकिन यही मान लीजिए आप आंसर लिख रहे हैं, उसको 150 वर्ड में लेकर चले गए या 200 वर्ड में लेकर के चले, और आप सोच रहे हैं कि नहीं, मैंने बहुत ही अच्छा उत्तर लिखा है और एग्जामिनर इसमें मुझको पूरे मार्क्स दे देगा, तो वो नहीं हो सकता। क्योंकि जब आप शॉर्ट आंसर को लॉन्ग में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये एग्जामिनर पे क्या करता है, एक निगेटिव इफेक्ट डालता है। तो अब हम आपको बताएंगे कि क्या नहीं करना चाहिए। जो लोग क्या करते हैं, कॉमन मिस्टेक करते ही करते हैं। अब प्रश्न को पढ़े बिना उत्तर न लिखें। यहाँ पर प्रश्न को पढ़े बिना उत्तर न लिखे का मतलब यह है कि आप केवल एक बार प्रश्न पढ़ लिया और उत्तर लिखना शुरू कर दिया, ऐसा आपको करना ही नहीं। आप प्रश्न को पढ़ें, समय दें, उसको समझें, और उस प्रश्न की क्या मांग है, वो आपसे क्या मांग रहा है कि आपको उत्तर में क्या लिखना है, उसको समझें, और फिर आप उत्तर को लिखना शुरू करें। और उसके बाद अब ऐसा नहीं है कि आप उत्तर लिखना शुरू किए और आप केवल परिचय में ही सारा कुछ बता दे रहे हैं
और निष्कर्ष पे ही ना रुक जाएं कि आप जाएंगे तो निष्कर्ष पे लिख देंगे। आपको जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बताया गया है कि भूमिका, मुख्य भाग और निष्कर्ष, ये तीनों को कंक्लूड करना होगा। और उसके बाद अब पता चल रहा है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको मतलब अपने विषय में महारत हासिल होती है, उस विषय से संबंधित उनको जटिल भाषा का भी ज्ञान होता है, और उनको लगता है कि हम वहां पर जाकर के कठिन भाषा का प्रयोग कर देंगे, जटिल भाषा का प्रयोग कर देंगे, उच्च कोटि के शब्दों का प्रयोग कर देंगे, तो वहां पर एग्जामिनर या परीक्षक आपसे खुश हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो आप अपने उत्तर में जितना ज्यादा हो सके वहां पर कठिन और जटिल शब्दों से बचने की कोशिश करें। उसके बाद ये याद रखना है कि कभी-कभी बच्चों को लगता है कि हम डेटा दे देंगे, एग्जामिनर को क्या ही पता होगा कि डेटा सही है या गलत है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको एग्जैक्ट डेटा पता है तभी वहां पर डेटा लिखें, नहीं तो आप लगभग करके लिख सकते हैं या ना ही लिखें। और उत्तर को अधूरा ना छोड़ें कि पता चल रहा है कि आपका समय कम है या दो प्रश्न बचे थे, आप सोचे कि थोड़ा ये अटेम्प्ट कर लेंगे, थोड़ा दूसरा अटेम्प्ट कर लेंगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपके पास समय कम है, आपके पास 2 उत्तर लिखने को बचे हैं, तो आप ऐसा करिए कि एक उत्तर को ही बेहतर तरीके से लिख दीजिए और उसी में आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। और अगर आप ऐसा करते हैं कि थोड़ा-सा पहला कर दिए, थोड़ा-सा दूसरा कर दिए, तो उसमें एग्जामिनर हो सकता है आपको किसी में भी मार्क्स ना दे। अब अपने आंसर का जो प्रेजेंटेशन है उसको कैसे अच्छा बनाएँ? तो हमने बताया कि प्रस्तुति के जो मुख्य तत्व होते हैं वो क्या होते हैं कि आप शीर्षक में लिखें और शीर्षक को उपशीर्षक में बाँटें। बिंदुवार लेखन करें, जैसा मैंने अभी पहले भी बताया था कि जो पॉइंट हैं उसको एग्ज़ैक्ट लिखें। उसके बाद अगर पैराग्राफ में लिख रहे हैं तो पैराग्राफ को बहुत बड़ा ना करें, उनको छोटे-छोटे भागों में डिवाइड कर लें, छोटे-छोटे पैराग्राफ में डिवाइड कर लें, और जहाँ तक संभव हो सके तो आप अपने प्रश्न में फ्लो चार्ट का प्रयोग करें ही करें। उसके बाद जो आंसर का प्रवाह है, वो अच्छा होना चाहिए कि मतलब जब उसे पढ़ा जाए तो लगे कि हाँ, वो सीरियल में लिखा गया है। उसके बाद जब आप लिखें तो वो साफ हो, पठनीय हो, लेखन जो हो आपकी शुद्ध रहे, और मार्जिन देना ना भूलें। मुख्य शब्दों को आप क्या करें, रेखांकित कर सकते हैं। अगर ज़रूरत है तो आप उसको इस तरीके से क्या कर सकते हैं, सर्कल के अंदर कर सकते हैं, या आप एक रेक्टेंगल बॉक्स बना सकते हैं कि इससे क्या होगा कि एग्ज़ामिनर का जो नज़र है वो एग्ज़ैक्ट उसी शब्द पर जाएगा कि जो आप उसको दिखाना चाहते हैं। फिर उसके बाद निष्कर्ष को जब लिख भी लिखें तो ऐसा नहीं है कि उसको मेन बॉडी से ही जोड़ करके लिख दिया और चले आए। आपको क्या करना होगा, मेन बॉडी से थोड़ी-सी जगह छोड़कर निष्कर्ष को अलग और स्पष्ट रूप से लिखना होगा। इस तरीके से आपका जो पूरा उत्तर रहेगा वो संतुलित रहेगा, भूमिका रहेगी, मुख्य भाग रहेगा और निष्कर्ष रहेगा। अब आप देखना भी चाहें तो यहाँ पर आपके लिए एक उदाहरण के तौर पर, ये सही नहीं है, लेकिन आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको आंसर लिखना है। कि आप पहले देखिए भूमिका लिख दिए, फिर मुख्य भाग आ गया, उसके बाद देखिए यहाँ पर डायग्राम भी बन गया और उसके बाद कंक्लूजन हो गया। ठीक। अब बात आती है कि सबसे बड़ा प्रश्न उठता है हम बच्चों का कि सर हमें आता तो बहुत कुछ है, हमें नॉलेज है, हमें प्रश्न भी आ रहा है, हमें उसकी भूमिका भी आ रही है, मेन बॉडी पार्ट आ रहे हैं। लेकिन जब कंक्लूजन लिखने की बारी आती है तो सर हम अटक जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि किस तरीके से कंक्लूजन लिखें। तो कंक्लूजन लिखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मुख्य बिंदुओं का सार लिखें। भाई जो प्रश्न में है उसके जो मुख्य बिंदु हैं उसका सार लिखें। उसमें अपना विचार दें, समाधान और सुझाव प्रस्तुत करें, और जब भी कंक्लूजन लिखें तो उसमें हमेशा आपको सकारात्मक दृष्टिकोण लिखना है। उसमें आपको दिखाना है कि आप आशावादी हैं, दूर दृष्टिकोण से, ठीक? अंत करना है आपको। उसके बाद प्रभावी जो निष्कर्ष है उसके लिखने के चरण क्या हो सकते हैं? सबसे पहला चरण है संक्षिप्त सार। अब तक के उत्तर के जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है उनका संक्षेप में उल्लेख करें। मतलब आपने उत्तर में जिन-जिन बिंदुओं पर चर्चा की है उनका संक्षिप्त में आपको उल्लेख करना है। देन आता है कि अंतिम विचार, कि इस आंसर को लिखने के बाद आपका क्या अंतिम विचार है, तो वो व्यापक प्रभाव, महत्व, सीख पर अपने विचार देने हैं यहाँ पर, ठीक? समाधान और सुझाव के बाद समस्या के समाधान हेतु उचित, व्यवहारिक या कार्यान्वित योग्य सुझाव दें, और सकारात्मक समापन। इस पर आपको बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना है कि जब भी निष्कर्ष लिखें तो उसमें आप नकारात्मक समापन ना करें, मतलब नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू अपना ना दें। हमेशा क्या करें, उस प्रश्न को पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू दें। अगर मान लीजिए प्रश्न आपसे नेगेटिव भी पूछ रहा है तो उसको भी आप क्या करें कि कुछ इस तरीके से फ्रेम करें कि बाद में जब बताएँ तो हाँ, वहाँ पर आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आए वो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आए। अब एक जो प्रभावी निष्कर्ष होता है उसकी विशेषताएँ क्या होती हैं? निष्कर्ष जो अगर प्रभावी है तो वो संक्षिप्त होगा, स्पष्ट होगा और सटीक होगा। साथ ही साथ वह तार्किक और संतुलित होगा। समाधान और सुझाव यथार्थवादी होंगे उसमें, ठीक? सकारात्मक और प्रेरक भाषा का प्रयोग किया जाएगा। संपूर्ण उत्तर उत्तर को सार्थक रूप में समेटा जाएगा वहाँ पर। और ये क्या होगा, पाठक पर स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं। कभी-कभी एग्जामिनर क्या होता है कि प्रश्न पढ़ता है और आपके पूरे आंसर को ना देखकर वो सीधा क्या करता है, कंक्लूजन को ही पढ़ लेता है कि देखें कि बच्चे ने कंक्लूजन में क्या लिखा है। और उसी से वो क्या करता है, निष्कर्ष मतलब आपके निष्कर्ष से ही वो निष्कर्ष निकाल लेता है कि आपने ऊपर का आंसर किस तरीके से लिखा होगा। तो इसीलिए
निष्कर्ष लिखते समय आपको जो बातें ध्यान रखनी चाहिए उन पर गौर करते हैं कि नए तथ्य और आंकड़ों को ना जोड़ें। कि अब मान लीजिए कि आप एग्जाम देने जा रहे थे और उससे पहले ही कि न्यूज में कोई नया फैक्ट आ गया, कोई नया तथ्य आ गया, आपने उसको उसमें जोड़ दिया। उत्तर में पुनरावृत्ति ना करें कि बार बार एक ही बात घुमा घुमा के बता रहे हैं। निष्कर्ष जो है बहुत लंबा ना लिखें। प्रश्न के अनुरूप और विषय से संबंधित रहें और प्रभावी भाषा और सही शब्दों का चयन करें। अब प्रभावी निष्कर्ष के हमने कुछ उदाहरण यहाँ पर बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। अतः उपयुक्त बिंदुओं के आधार पे कहा जा सकता है कि डैश 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 जो आपका प्रश्न हो उसके उत्तर मांग के अनुसार, या समग्र रूप से या स्पष्ट है कि डैश 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 पर उचित ध्यान देना चाहिए। या लिख सकते हैं इस प्रकार उचित नीतियों या सामूहिक प्रयासों से डैश 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 संभव है। अतः भविष्य की चुनौतियों को अवसरों में बदलने हेतु तो आवश्यक है। मतलब इस तरीके से आप अतः, सामग्री इस प्रकार, अतः, अंततः, सकारात्मक दृष्टिकोण में इन शब्दों का प्रयोग करके आप एक अच्छा निष्कर्ष शुरू कर सकते हैं। अब जब निष्कर्ष आप लिख लिए हैं तो क्या आप देख लिए क्या मैंने मुख्य बिंदुओं का सार प्रस्तुत किया? क्या आपने विचार स्पष्ट दिए हैं या नहीं दिए हैं? क्या समाधान और सुझाव व्यवहारिक हैं या नहीं है? क्या सकारात्मक दृष्टिकोण आपने रखा है या नहीं रखा है? क्या निष्कर्ष संक्षिप्त और प्रभावशाली है या नहीं? अगर आप इन प्रश्नों का उत्तर अपने निष्कर्ष में हाँ पाते हैं, आपने जो निष्कर्ष मान लीजिए प्रैक्टिस में लिखा है और उसमें आप इन प्रश्नों को अपने निष्कर्ष को देख के कहते हैं उसको देखें और उसमें पूछें, खुद से पूछें कि क्या मैंने बिंदुओं का सार प्रस्तुत किया है? अगर आपको लगता है हाँ, तो आप उसमें हाँ कर लीजिए। क्या आपने विचार स्पष्ट रूप से दिए हैं या समाधान सुझाव है नहीं? मतलब इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें जो कंक्लूजन लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद हमारी क्लास में बने रहने के लिए। आप सभी का हार्दिक आभार। और आप सभी सीखना जारी रखें, अभ्यास जारी रखें, सफलता आपकी है। आज आपने सीखा कि उत्तर को कैसे अच्छे से लिखें। अब आगे आपको क्या करना है कि आप नियमित अभ्यास करें। मेंस की परीक्षा में अभ्यास ही सबसे महत्वपूर्ण है। आप जितना ज़्यादा लेखन करेंगे, आपके सफल होने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, अपने सुझाव और कमेंट दें। और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।